तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई सबसे तगड़ी मूवी जिसका नाम है ब्रह्मयुगम। तो ब्रह्मयुगम फिल्म की स्टोरी 17वीं सेंचुरी के साउथ मलाबार रीजन में बेस्ड है और ये पूरी फिल्म हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई गई है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम था कोरा और दूसरे का नाम है थीवन। कोरा और थीवन जो कि गुलाम होते हैं और भागकर जंगल में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नदी पार करनी होती है, पर अंधेरा होने के कारण वो लोग जंगल में रुक जाते हैं। बीच रात जब थीवन की आंख खुलती है तो कोरा वहाँ नहीं होता है। थोड़ी दूर देखने के बाद उसे कोरा दिखता है। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने अपने वश में कर लिया है। तभी सामने से एक औरत आती है जो कि कपड़े तक नहीं पहनी थी। कोरा उसे देखकर एकदम मोहित हो जाता है। थीवन जिसे मालूम होता है कि जंगल में यक्षिणी है जो लोगों को मार देती है, वो कोरा को कहता है उससे दूर रहे, पर कोरा एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसे देखकर उसी वक्त थेवन वहाँ से भाग जाता है। तभी यक्षिणी कोरा के साथ इंटीमेट होती है। उसके बाद वो उसका खून पीकर उसको मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं थेवन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे वहाँ एक बड़ी हवेली दिखाई देती है जो देखने में खंडहर जैसी लग रही थी। थेवन उसके अंदर जाता है और उसे वहाँ पर काफी सारे नारियल दिखाई देते हैं जिन्हें वो खाने लगता है। तभी वहाँ पर हवेली का रसोइया आता है। पहले तो वो भगाने की कोशिश करता है, पर बाद में वो नौकर थीवन से पूछता है कि कौन सा मौसम चल रहा है। उसकी हालत देख मानो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये इस हवेली के बाहर नहीं गया हो। तभी हवेली के मालिक की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर थेवन और वहाँ का रसोइया उस जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर हमने वह मालिक दिखाया जाता है जिसका नाम कुदुमोन कुट्टी था। काफी बातचीत के बाद हमें पता चलता है थेवन एक वानर है, मतलब वो लोग राजा के दरबार में गाना गाते थे। कुट्टी थेवन को एक गाना सुनाने के लिए कहता है। थेवन का गाना सुनकर कुट्टी उसे खाना ऑफर करता है। फिर वो रसोइया थेवन को उसका कमरा दिखाता है और वो उससे कहता है कि कभी भी हवेली के साउथ वाले हिस्से में मत जाना अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थेवन कुट्टी को गाना सुनाता है। उसके बाद पेट भर के खाना खाता है जिसके लिए वो भगवान को धन्यवाद करता है। पर ये सुनकर कुट्टी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि खाना मैंने तुमको दिया है तो तुम भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर हमें वो रसोइया दिखाया जाता है जो किसी के लिए खाना ले जा रहा होता है और जब थेवन अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तभी उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है और वो हवेली के ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक प्लेट खाना रखा हुआ दिखता है। तभी थेवन को ऐसा लगता है कि कोई जंजीर रगड़ते हुए उसके पास आ रहा है। तभी थेवन वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। थेवन बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर कुट्टी दिखाई देता है जो कि एक बोर्ड गेम खेल रहा था। तभी कुट्टी थेवन को देखता है और उसको साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है और उसे कुछ दांव पर लगाने के लिए कहता है, पर थेवन उसे कहता है कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं इस धोती के अलावा। तभी कुट्टी उसे कहता है कि वो अपने समय को दांव पर लगा सकता है। अगर वो ये गेम जीता तो वो जा सकता है, पर अगर कुट्टी जीता तो उसे यही हवेली पर हमेशा के लिए रुकना होगा। थेवन इस शर्त को सुनकर गेम खेलने से मना कर देता है और बोर्ड गेम के पासे कुट्टी को देता है, पर अचानक से कुट्टी अपना हाथ हटा लेता है और बोर्ड पर पासे गिर जाते हैं। फिर कुट्टी उसे कहता है अब तो खेल शुरू हो चुका है तो अब तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। काफी देर खेलने के बाद कुट्टी को जीतने के लिए दोनों पासों पर 6 लाना होता है, पर उसका पासों पर 6 और 5 आता है। पर तभी पासों पर अचानक से 6 और 6 आ जाता है और कुट्टी वो गेम जीत जाता है। गेम जीतने पर कुट्टी काफी खुश नजर आ रहा था। फिर हमें वो रसोइया दिखाया जाता है जो खाना बना रहा होता है और थेवन भी वहाँ पर आ जाता है। रसोइया कुट्टी की बुराई करते हुए कहता है ये सब ढोंग है, जल्दी ही इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, इस कुट्टी पर भरोसा मत करना। पर थेवन उससे कहता है कि हमें ऐसे अपने मालिक की बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कुट्टी खाना खा रहा होता है और थेवन की माँ के बारे में पूछता है। ये सुनकर थेवन एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी भी कुट्टी को अपनी माँ के बारे में नहीं बताया था। फिर कुट्टी थेवन से पूछता है ये रसोइया मेरे बारे में इसने तुमसे क्या कहा। कुट्टी कहता है ये रसोइया ऐसे ही लोगों को मेरे बारे में भड़काता है और इससे पहले जो मेरा नौकर था वो इसी कारण अजीब बर्ताव करने लगा जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा। थेवन ये सुनकर काफी डर जाता है। तभी वो रसोइया भी उस कमरे में आ जाता है और कुट्टी उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर रसोइया भी कुट्टी को जवाब में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी कुट्टी रसोइये को अपनी नजरें नीची करने को कहता है, पर रसोइया उसकी बात नहीं मानता। तभी अचानक पूरी हवेली हिलने लगती है और कुट्टी अपने हाथ से उस रसोइया को अपनी तरफ खींचने लगता है और उसका गला दबाता है। फिर बाद में उसे छोड़ देता है। काफी पीटने के बाद रसोइया अपने हाथ पैर धुल रहा होता है। तभी थीवन उसे पूछता है कि ये कुट्टी आखिर क्या है, कोई जादूगर या कोई भूत।
उसके बाद रसोइया थेवन को पूरी कहानी बताता है कि पुट्टी के परिवार में उसके दादाजी ने वराह देव की पूजा याचना की, जिससे खुश होकर उस देव ने उसे एक जादुई बॉक्स दिया जिसमें चट्टन नाम का एक दानव था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। पर पुट्टी के परिवार वाले उस दानव को ही बंदी बना लेते हैं और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। पर एक दिन वो दानव उनके परिवार से कहता है कि मेरे मुंह में देखो, इसमें तुम्हें नर्क दिखेगा। जैसे वो उसके मुंह में देखते हैं, वो उनकी आत्मा को अपने अंदर समा लेता है और सबको मार देता है। इस दानव को रोकने के लिए काफी बड़े बड़े जादूगर आए पर कोई भी इसको कैद नहीं कर पाया, जिसके बाद पोट्टी के परिवार का आखिरी वंश किदुमोन पोट्टी उस हवेली में आता है। फिर सीन कट होता है और प्रेजेंट में आता है। उसी रात थेवन यक्षिणी को हवेली में आता हुआ देखता है जो कि पोट्टी के साथ इंटीमेट होती है। फिर अगले सीन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें थेवन दिखता है जो कि काफी डरा हुआ था। वो इस हवेली से भागने का सोचता है और रसोइये से भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो रसोइया थेवन को मना कर देता है। फिर थेवन अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी पोट्टी उस कमरे में आ जाता है। थेवन पोट्टी को देखकर डर जाता है और वो पोट्टी से कहता है कि वो जाना चाहता है। फिर पोट्टी थेवन से कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो है, पर पहले बारिश तो रुक जाए। थेवन को ये सुनकर काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उस वक्त तो बारिश हो ही नहीं रही होती, पर पोट्टी के ऐसा बोलते हैं वहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। पोट्टी थेवन से कहता है यह एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है। पोट्टी फिर उसको बताता है पिछली बार जब पोट्टी का नौकर जाने के लिए पोट्टी से कहता है तब भी यह भारी शुरू हो गई थी और करीब 3 साल तक बारिश हुई थी। फिर रात में हम पोट्टी को थेवन के ऊपर काफी गुस्सा होते हुए देखते हैं। पोट्टी थेवन से कहते हैं वो भी उसके पहले वाले नौकर की तरह ही बेवकूफ है। ये सब सुनकर थेवन बहुत डर चुका था। तभी वो रसोइया थेवन को हवेली में बने तहखाने में ले जाकर थोड़ी मदिरा देता है। फिर मदिरा पीकर थेवन अपने घर परिवार के बारे में बताता है जो कि नदी के किनारे है, जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। और वो बताता है उसकी माँ ने काफी मेहनत करके उसके लिए ये कान की बाली खरीदी है जो कि वो हमेशा अपने बाएं कान में पहनता है। में हमें थेवन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना सपना देख रहा होता है। वो सपने में देखता है कि उसके कमरे में एक पिशाच खड़ा हुआ है और फिर अगली सुबह थेवन दरवाजे पर बैठा होता है और देखता है कि वो रसोइया एक गड्ढा खोद रहा था। ये सब देखकर थेवन बारिश में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उस हवेली के बाहर जाता है वैसे ही उसके मुंह से काफी खून आता है और उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। उसके बाद वो वापस से उस हवेली में जाता है जहाँ पर उसे पोट्टी दिखता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए ही जा रहे थे, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। पोट्टी उसे कहता है कि मेरे सामने सिर झुका और मेरे पैर पकड़कर मुझसे इजाजत लो, और थेवन वैसा ही करता है, पर पोट्टी उसे साफ मना कर देता है। फिर रसोइया थेवन से मिलता है और उसे हवेली के ऊपर ले जाता है जहाँ जंजीरों में कोई बंधा हुआ होता है और वहाँ थेवन एक लाश को देखता है जो किसी और की नहीं बल्कि कोडुमन पोट्टी की ही थी। फिर हमें बताया जाता है कि जब कोडुमन पोट्टी हवेली में दानव चट्टन को वश में करने आया था तो वो उसे हरा नहीं पाया था और चट्टन ने उसे कैद कर लिया था, और जो पोट्टी बनकर इस हवेली पर राज करता है वो दानव चट्टन है, न कि कोडुमन पोट्टी। आज कोडुमन पोट्टी ने अपना दम तोड़ दिया था, इसलिए वो रसोइया उसके लिए गड्ढा खोद रहा था। रसोइया उसे बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि नीचे बेसमेंट में है। फिर रसोइया उसे बताता है कि उस जगह पर एक तरह का दिया जल रहा है जो आज तक कभी नहीं बुझा है, एक तरह की अनंत ज्योति जल रही है। अगर हमने उसे बुझा दिया तो चट्टन कमजोर पड़ जाएगा। पर रसोइया उसे बताता है वो बेसमेंट का कमरा काफी सुरक्षित है जहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी कहाँ है सिर्फ चट्टन को ही मालूम है। रसोइया उसको बताता है कि चट्टन जो कि इसी बेसमेंट के ऊपर ही रहकर इस ज्योति की रक्षा करता रहता है। रसोइया उसे बताता है हमें ये काम काफी जल्दी करना होगा। वो उसे बताता है जो भी लोग इस हवेली में आए हैं वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाते हैं। फिर रसोइया थेवन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिनों से यहाँ पर हो। थेवन उससे कहता है कि मैं कुछ दिन पहले ही तो यहाँ पर आया था। पर रसोइया उसे कहता है कि कुछ दिन पहले या कुछ दिन पहले। फिर रसोइया थेवन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम भी याद है, और ऐसा लग रहा था कि थेवन अपना नाम भी भूल चुका है। ये देर सोचने के बाद थेवन सीधा चट्टन के पास जाता है और उसे बोर्ड गेम खेलने के लिए कहता है। पर चट्टन उससे कहता है कि अब तो नाच पर लगाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, जिसके जवाब में थेवन उसे कहता है कि उसके पास चाबी है। सुनकर चट्टन सीधा अपने कमर पर हाथ रखता है। अब थेवन समझ चुका था कि चाबी कहाँ है। तभी थेवन बात को बदलते हुए कहता है कि आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है जिसकी आजादी के लिए है। मैं ये खेल खेलना चाहता हूँ।
चट्टन यहाँ पर थेवन को मना कर देता है और उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेलता है। फिर वो रसोइया उसे प्लान बताता है कि वो आज रात चट्टन को खूब पेट भर के खाना खिला देगा, जिसकी वजह से वो आराम से सो जाएगा। फिर वो खाना बनाने लगता है, तभी चट्टन वहाँ पर आकर रसोइये का गला पकड़ लेता है। हमें ऐसा लगता है कि चट्टन को इनके प्लान के बारे में पता चल गया था, पर फिर हमें पता चलता है वो रसोइये को इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसने थेवन को उसकी मदिरा पिला दी थी जो सिर्फ चट्टन की है। फिर रसोइया तुरंत उससे माफी मांगता है और चट्टन उसे चेतावनी देकर चला जाता है। तो उस रात सब प्लान के मुताबिक होता है। चट्टन आराम से सो रहा होता है और थेवन एक चाकू लेकर उसके पास जाता है और चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से चट्टन उठता है और थेवन का गला पकड़ लेता है। चट्टन उसको अपना मुंह खोलकर उसके अंदर देखने को कहता है, इससे वो उसकी आत्मा को अपने अंदर समा सके। पर तभी वो अचानक से रुक जाता है। फिर हमें पता चलता है कि रसोइये का तो कुछ और ही प्लान है, जिसके बारे में ना तो थेवन जानता था ना ही वो दानव चट्टन। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चट्टन रसोइये का गला पकड़ता है, तभी उसने चुपके से उसकी कमर पर से चाबी को निकाल लिया था। जब थेवन चट्टन से चाबी चुरा रहा था, तब तक रसोइया बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर वहाँ रखे दिए को बुझा चुका था, जिसकी वजह से एकदम से चट्टन रुक जाता है। उसके बाद थेवन रसोइया से मिलता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है, तुमने तो मुझे धोखा देकर कुछ अलग ही कर दिया। फिर वो रसोइया थेवन को बताता है कि अभी सिर्फ चट्टन कमजोर पड़ा है, हमें फिर से उसे उसी जादुई डिब्बे में कैद करना पड़ेगा जिसमें से वो निकला है। रसोइया बताता है कि यही मौका है कि हम इस हवेली से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि चट्टन अभी भी कमजोर है। और फिर ये दोनों जादुई बॉक्स लेके चट्टन के पास जाते हैं और अचानक से चट्टन इनके सामने आ जाता है। चट्टन थेवन को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि इस रसोइये पर भरोसा मत करना, ये मुझे पकड़ने के बाद तुम्हें भी मार देगा। पर रसोइये ने थेवन को पहले ही समझा दिया होता है कि चट्टन की बातों में कभी मत आना। और तभी इस फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होता है। ये रसोइया और कोई नहीं बल्कि कोडुमन पोट्टी का बेटा था। चट्टन रसोइये से कहता है, पर मैंने तो इसके पूरे खानदान को मार दिया था। फिर रसोइया उसे बताता है कि पोट्टी का किसी निचली जाति की औरत से साथ अफेयर था, उसी से ये रसोइया पैदा हुआ था, जिसके बारे में चट्टान को भी नहीं पता था। फिर ये दोनों मिलकर चट्टन पर हमला कर देते हैं। जिस दौरान ये दोनों अलग हो जाते हैं, थेवन कॉरिडोर में आ जाता, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पूरी हवेली सिकुड़ रही होती है और थेवन भी वहाँ पर फंस चुका था। काफी देर बाद थेवन वहाँ से निकलता है और दूसरी तरफ चट्टन रसोइये के सामने उसका पिता होने की एक्टिंग करता है, और रसोइया उसकी बातों में नहीं आता और उसको बाद थेवन भी वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों उसको चूका मार कर रोकते हैं। तभी रसोइया उसके हाथ में से एक अंगूठी निकाल लेता है, जिसके बाद वो पोट्टी के शरीर को आग लगा देता है और पोट्टी का शरीर जलने लगता है। उसके बाद हम उसके शरीर से चट्टन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। चट्टन काफी डरा हुआ होता है और छूने लगता है। थेवन रसोइये को वो अंगूठी पकड़ने से रोकता है और कहता है, बस मैंने अंगूठी पहनी है तो फिर से वही सब होगा जो अब तक होता चला आ रहा है। पर रसोइया थेवन की बात नहीं सुनता, जिस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और चट्टन इन दोनों को देख रहा था। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थेवन उस हवेली से घर आ रहा होता है, पर इस बार वो आसानी से बाहर आ जाता है। तभी रसोइया उस पर हमला कर देता है, क्योंकि थेवन के पास वो अंगूठी थी रसोइये को वो वापस चाहिए थी। पर तभी रसोइया नोटिस करता है कि थेवन के कान की बाली गायब होती है। फिर हमें पता चलता है ये थेवन नहीं बल्कि चट्टन है। थेवन की लाश तो उसी हवेली में पड़ी थी। रसोइया समझ चुका था कि चट्टन ने थेवन का रूप ले लिया है और उसने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन रखी है। फिर रसोइया वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से रसोइये को कोई गोली मार देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश सैनिक होते हैं, जो उस वक्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और फिर हमें चट्टन दिखाया जाता है, जो कि शरीर में था और वो मुस्कुरा रहा था और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो यही थी 2024 में आई ब्रह्मयुगम की स्टोरी। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलती है अगली वीडियो में।